मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है, यानी किस ग्रंथ में सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है, तो उसका ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। यानी मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है। किस मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। आगे है, कौटिल्य और मनु ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। यानी किसने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है? दो व्यक्ति हैं, एक तो कौटिल्य हैं और एक दूसरा है मनु। यानी कौटिल्य और मनु के अनुसार गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। किसके अनुसार? कौटिल्य और मनु के अनुसार किस दुर्ग को श्रेष्ठ माना गया है? गिरि दुर्ग को। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गिरि दुर्ग को किसने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है, तो इसका उत्तर जाएगा कौटिल्य और मनु। आगे है, शुक्र नीति में दुर्गों को 9 श्रेणियों में रखा गया है। प्रश्न आ जाए, शुक्र नीति में दुर्गों को कितने श्रेणियों में रखा गया है? उत्तर हो जाएगा 9 श्रेणियों में रखा गया है। यह ऐसा जाएगा, किस ग्रंथ में दुर्गों को 9 श्रेणियों में रखा गया है? उत्तर हो जाएगा शुक्र नीति में दुर्गों को 9 श्रेणियों में रखा गया है। वो 9 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला दुर्ग है हमारा औदुक दुर्ग या जल दुर्ग। औदुक दुर्ग या जल दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, वह जल दुर्ग कहलाता है। जैसे गागरोन का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग है वो औदुक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग कौन सा होगा? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, यानी पानी से घिरा हुआ दुर्ग जल दुर्ग कहलाएगा। आगे है गिरि दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो, गिरि दुर्ग कहलाता है। यानी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कैसा दुर्ग कहलाएगा? गिरि दुर्ग कहलाएगा। कौन कौन से दुर्ग पहाड़ी पर बने हैं? लगभग दुर्ग पहाड़ी पर बने हुए हैं। जैसे जालोर का दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, आमेर का जयगढ़ है, दौसा दुर्ग और कुचामन दुर्ग आदि दुर्ग हैं जो पहाड़ी पर बने हुए हैं। कहने का मतलब है कि लगभग दुर्ग हैं वो पहाड़ी पर ही बनाई जाती थी। वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से शत्रु सेना पहाड़ी पर आसानी से पहुंच नहीं सकती थी, इसलिए पहाड़ी पर बनाई जाती थी। आगे है हमारा तीसरा दुर्ग नंबर का, तीसरी श्रेणी का जो दुर्ग है वह है धानु दुर्ग है। यानी मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानु दुर्ग कहलाता है। यानी मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग धानु दुर्ग कहलाता है। जैसे जैसलमेर का दुर्ग है, धानु दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कौन सा दुर्ग धानु श्रेणी के आता है, यानी कौन सा दुर्ग धानु दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो जैसलमेर दुर्ग, या जैसलमेर दुर्ग किस श्रेणी में आता है? धानु दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे है, आगे हमारा वन दुर्ग। वन दुर्ग यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो यानी जंगल हो, वह वन दुर्ग कहलाता है। जैसे सिवाना का दुर्ग, यानी सिवाना का दुर्ग है जो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का मतलब है कि जिसका मार्ग खाई और कांटों पत्थरों से दुर्गम हो, वह एरण दुर्ग कहलाता है। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जालोर के दुर्ग। यानी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जिनका मार्ग खाई कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, वह किस प्रकार का दुर्ग कहलाता है? तो उत्तर जाएगा एरण दुर्ग कहलाते हैं। आगे हैं पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर
खाई हो वह पारीख दुर्ग कहलाता है, जैसे भरतपुर दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। ये पारीख दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इन पारीख दुर्ग कौन से होंगे? जिनके चारों ओर खाई हो वे पारीख दुर्ग कहलाएंगे, जैसे भरतपुर का दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है। आगे है पारिद्ध दुर्ग। एंड ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर दीवारों का प्रकोटा हो वह पारिद्ध दुर्ग कहलाते हैं। एक तो पारीख होता है और एक पारिद्ध होता है, दोनों में अंतर है। जिसके चारों ओर खाई होगी वो तो पारीख दुर्ग होगा, और जिसके चारों ओर दीवारों का प्रकोटा होगा यानी चारों ओर चार दीवारी होगी वो दुर्ग पारिद्ध दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। इस श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? जैसे चित्तौड़ का दुर्ग है, जालोर दुर्ग आता है, बीकानेर दुर्ग आता है, जैसलमेर का दुर्ग आता है। ये दुर्ग हैं इस श्रेणी में आते हैं। आगे हैं हमारा सैन्य दुर्ग। 8 नंबर का दुर्ग सैन्य दुर्ग। इन ऐसा दुर्ग जिसमें चतुर सैनिक हो वह सैन्य दुर्ग कहलाता है। यानी ऐसा दुर्ग जिसमें चतुर सैनिक हो वह सैन्य दुर्ग कहलाता है। यानी इस श्रेणी में सभी दुर्ग हैं वो आते हैं, क्योंकि सभी दुर्गों में सेना रखी जाती है, इसलिए सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। आगे हमारा अगला दुर्ग है सहाय दुर्ग के नाम से। सहाय दुर्ग में यानी जिस दुर्ग में शूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बंधु बांधव लोग रहते हैं वह सहाय दुर्ग कहलाता है। यानी हर समय सहायता करने वाले शूरवीर बांधव लोग रहते हैं, ऐसे दुर्ग को सहाय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे चित्तौड़ दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है आदि। ये जो दुर्ग हैं ये सहाय दुर्ग के श्रेणी में आते हैं। यानी पारिद्ध दुर्ग वो होता है जिस दुर्ग के चारों ओर प्रकोटा हो या दीवार हो, और सैन्य दुर्ग वो होता है जिसमें चतुर सैनिक रहते हैं। तो इस श्रेणी में सभी प्रकार के दुर्ग आते हैं जो सैन्य श्रेणी में आते हैं। आगे सहाय दुर्ग होता है ऐसा दुर्ग जिसमें शूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बंधु बांधव लोग रहते हैं। तो ऐसे दुर्ग सहाय श्रेणी के दुर्ग में आते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जालोर दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है आदि। अब इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात है, हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग और भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से बने हुए दुर्ग हैं, और शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को श्रेष्ठ बताया गया है। आगे इसमें एक बार हम और देख लेते हैं। यानी राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में देखो मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है। कौटिल्य व मनु ने गिरिदुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है। शुक्र नीति में दुर्गों को 9 श्रेणियों में रखा गया है। आगे ओदुक दुर्ग या जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो वह जल दुर्ग कहलाता है, जैसे गागरोन का दुर्ग। गिरिदुर्ग है ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो वह गिरिदुर्ग कहलाता है, जैसे जालोर का दुर्ग, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर का जयगढ़, दौसा और कुचामन का दुर्ग, ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में है। आगे धानो दुर्ग यानी मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानो दुर्ग कहलाते हैं, जैसे जैसलमेर का दुर्ग है। आगे वन दुर्ग है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो वह वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग है। एरण दुर्ग है, इसमें आते हैं जिनका मार्ग खाई कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो वह एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे चित्तौड़ दुर्ग और जालोर दुर्ग। आगे पारीख दुर्ग हैं, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो वह पारीख दुर्ग कहलाता है, जैसे भरतपुर दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है। पारिद्ध दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर दीवारों का प्रकोटा हो वह पारिद्ध दुर्ग कहलाता है, जैसे चित्तौड़ का दुर्ग, जालोर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। आगे सैन्य दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसमें चतुर सैनिक हों वह सैन्य दुर्ग कहलाते हैं, जैसे
सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। आगे सहाय दुर्ग हैं, जिसमें शूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं, वह सहाय दुर्ग कहलाते हैं। जैसे चित्तौड़, जालौर, सिवाना आदि के दुर्ग। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नोट। हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग और भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से बने हुए दुर्ग हैं और शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। आगे हैं बीकानेर का, जूनागढ़, नागौर का, छतरपुर चौमू का चौमुआगढ़ दुर्ग, ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके बारे में और जानकारी आगे बताई जाएगी आपको। अब आगे चलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। हमारा पहला जो किला है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसके बारे में वर्णन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। कौन से जिले में बना हुआ है? चित्तौड़ में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनाने वाले कौन थे? निर्माणकर्ता कौन थे? किस राजा ने इसको बनवाया था? तो उस राजा का नाम है चित्रांग या चित्रांगद मौर्य, दोनों एक ही हैं। चित्रांग है चाहे चित्रांगद, दोनों एक ही हैं। तो इस शासक ने इसका निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ को उपनाम से भी जाना जाते हैं। कौन कौन से हैं? इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाते हैं, गढ़ों का सिरमौर भी कहा जाते हैं, शौर्य की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है, त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ भी कहा जाता है और चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है, गढ़ों का सिरमौर किसको कहा जाता है, शौर्य की क्रीड़ा स्थली किसको कहा जाता है, त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ किसको कहा जाता है। तो आपको इसके उपनामों को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। यानी उपनाम एक बार दोबारा देख लीजिए। यानी राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, शौर्य की क्रीड़ा स्थली, त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ है और चित्रकूट नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है, लोक कथा प्रचलित है। वो क्या है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। यानी ये किंवदंती है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब क्या हैं? गढ़ैया हैं। एंड गढ़ मात्र हैं, यही अच्छा गढ़ माना गया है। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि ये उक्ति किसके बारे में कही गई है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कही गई है। और ये कहाँ पर बना हुआ है? यानी ये कौन सी नदियों पर बना हुआ है? गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। आगे है ये जो है मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो ये प्रीलिट में पूछा हुआ प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 1850 फीट इसकी ऊंचाई है। इन कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1850 फीट की है। इसकी जो आकृति है वो आकृति किस प्रकार की है? आकृति है व्हेल मछली के समान। यानी कौन से दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। यह प्रश्न आ जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति किसके समान है? तो उत्तर हो जाएगा व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन से नदियों के संगम पर बना हुआ है? गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसको और नामों से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। आगे देखो, इसको विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था? यानी 2013 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2013 में। कौन से दुर्ग को किया गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसमें शामिल किया गया था? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इन 3-4 प्रश्नों का समावेश एक ही पॉइंट में है, एक ही बिंदु में है। 2013 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की
विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आगे हैं, दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने के मार्ग पर पड़ता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से मार्ग पर पड़ता है? दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का क्या करवाया था? विस्तार करवाया था और परिवर्धन करवाया था, इसकी सुधार कार्य करवाया था। यानी महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का विस्तार करवाया और इसका पुनर्निर्माण करवाया, मरम्मत इसकी जो है ना वो करवाई थी। आगे हैं, घुइल वंशीय बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य से 1734 ईस्वी में दुर्ग को जीता था। यानी इस दुर्ग को किसने जीता था? घुइल वंशीय बप्पा रावल ने जीता था। किससे जीता था? मौर्य शासक मान मौर्य से जीता था। कब जीता था? 1734 ईस्वी में जीता था। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किस शासक ने जीता था? तो घुइल वंशी बप्पा रावल ने जीता था। किससे जीता था? मौर्य शासक मान मौर्य यानी मान मौर्य से जीता था। कब जीता था? 1734 ईस्वी में जीता था। आगे है, अगला बिंदु हमारा है, इस दुर्ग को 1615 ईस्वी में जहांगीर ने अमर सिंह को लौटा दिया था। यानी इस दुर्ग को 1615 ईस्वी में जहांगीर ने अमर सिंह को वापस से लौटा दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 1615 ईस्वी में किस शासक को लौटाया था? तो अमर सिंह को लौटाया था। अब इस दुर्ग में कुछ महत्वपूर्ण साक्य हुए थे, वो कौन कौन से हुए थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो पहला साक्य है वो कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, किसने जोहर किया था, ये हम पढ़ेंगे। कौन शहीद इसमें हुए थे? तो चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम साक्य है वो कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। यानी चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? कि रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। यानी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। तो परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ का जो प्रथम साका हुआ था 1303 ईस्वी में, उसमें युद्ध किन के बीच हुआ था? तो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। यह परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच युद्ध हुआ था, तब प्रथम साका हुआ था, वह कौन सी सन में हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1303 में। यह पूछा जा सकता है चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? तो 1303 ईस्वी में। इस साका में जोहर किसने किया था? जो रानी पद्मिनी है, इस रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जोहर किया था। और गोरा और बादल हैं जो दो वीर थे, ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि गोरा और बादल किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो अलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच हुआ जो युद्ध, उसमें या चित्तौड़ के प्रथम साक्य में कौन दो वीर शहीद हुए थे? गोरा और बादल शहीद हुए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। आगे हैं, गोमुख कुंड के पास पद्मिनी का जोहर स्थल है। यानी गोमुख कुंड है, उस कुंड के पास किसका जोहर स्थल है? पद्मिनी का जोहर स्थल है। पद्मिनी का जोहर स्थल कहाँ बना हुआ है? गोमुख कुंड के पास बना हुआ है। आगे हैं, खिलजी ने इस दुर्ग को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था। यानी खिलजी ने इस दुर्ग को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था और इस दुर्ग का नाम भी उसने क्या कर दिया था? बदल दिया था। यानी इस दुर्ग का नाम भी उसने बदल दिया था। और क्या नाम कर दिया था इसका? खिजराबाद नाम रख दिया था। यानी दुर्ग का नाम परिवर्तन करके इसका नाम क्या रखा गया था? खिजराबाद। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि किस दुर्ग का नाम परिवर्तन करके अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था? चित्तौड़ दुर्ग का नाम, या चित्तौड़ दुर्ग का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया था? तो उत्तर हो जाएगा खिजराबाद।
आगे हैं, दुर्ग को मालदेव सोनग्रा को सौंपा गया। दुर्ग को किसको सौंप दिया था? मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया था। युद्ध में जीत लिया, उसका नाम परिवर्तन कर दिया। उसके बाद में इस दुर्ग को किसको सौंप दिया? मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया। परीक्षा में प्रश्न आगे हैं। हमारा अगला बिंदु परीक्षा में पूछा जाने वाला कि पद्मिनी किसकी पुत्री थी? यानी पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। यानी पद्मिनी किस शासक की पुत्री थी? उत्तर हो जाएगा सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। यह जो 1301 ईस्वी का शाका है, 1303 ईस्वी का, इससे पहले एक शाका हुआ था, यानी 1303 वाला है। 1303 में चित्तौड़ में शाका हुआ था और 1301 ईस्वी में जो शाका हुआ था वो रणथंभौर में हुआ था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि यह राज्य का कौन सा शाखा था? दूसरा शाखा था। राज्य का दूसरा शाखा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शाखा है, जो कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। और परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1301 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। तो यानी ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बिंदु कि जो है ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शाखा राज्य का दूसरा शाखा है और राज्य का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग का शाखा जो 1301 ईस्वी में हुआ था, ये राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। दूसरा शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है जो 1303 ईस्वी में हुआ था। आगे हैं, चित्तौड़गढ़ में दूसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा है, ये 1534 ईस्वी में हुआ था। यानी चित्तौड़ का द्वितीय शाखा कब हुआ था? 1534 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? यानी कब हुआ था? यानी महाराणा विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ था। महाराणा विक्रमादित्य और बहादुर शाह के बीच युद्ध हुआ था, उसमें चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में। आगे हैं, इस युद्ध में बहादुर शाह का नेतृत्व रूमी खान ने किया था। यानी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, उसमें एक शासक था बहादुर शाह, उसका नेतृत्व करता कौन था? तो उत्तर हो जाएगा रूमी खान। आगे है, इस युद्ध में किस रानी ने जोहर किया था? किस रानी ने जोहर किया था? उत्तर हो जाएगा हाड़ी रानी क्रमवती ने जोहर किया था। किसने किया था? हाड़ी रानी क्रमवती ने जोहर किया था। परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, हाड़ी रानी क्रमवती ने कब जोहर किया था? तो हो जाएगा उत्तर चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में युद्ध किया था। महाराणा विक्रमादित्य के साथ युद्ध करने वाला कौन था? बहादुर शाह था। और बहादुर शाह का नेतृत्व करता कौन था? उत्तर रूमी खां हो जाएगा। किस रानी ने जोहर किया था? रानी क्रमवती ने जोहर किया था। आगे हैं, इस युद्ध में रानी क्रमवती ने किसको राखी भेजी थी? यानी चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में क्रमवती ने किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी थी। यानी ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि हाड़ी रानी क्रमवती ने किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को। ये ऐसा पूछा गया है, हुमायूं को राखी किस रानी ने भेजी थी? उत्तर हो जाएगा हाड़ी रानी क्रमवती ने भेजी थी। तो ये दूसरा शाखा है, इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। दूसरा शाखा है 1534 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? क्यों हुआ था? महाराणा विक्रमादित्य और बहादुर शाह के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में विक्रमादित्य की हार हुई, तो बहादुर शाह का नेतृत्व करने वाला कौन था? रूमी खां था। और इस युद्ध में हाड़ी रानी क्रमवती ने क्या किया था? जोहर किया था। हाड़ी रानी क्रमवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। अब आता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा है, वो कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567 ईस्वी में। राणा उदय सिंह और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। यानी चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? युद्ध इस
साके में युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो उदय सिंह और मुगल शासक है उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तब ये साका हुआ था। आगे देखो, अकबर ने दुर्ग की रक्षा का भार आसफ खां को सौंपा था। एंड दुर्ग की रक्षा का भार किसको सौंपा था, आसफ खां को सौंपा था। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के बाद या विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने दुर्ग की रक्षा का भार किसको सौंपा था, तो उत्तर हो जाएगा आसफ खां को सौंपा था। इस साके में कौन शहीद हुए थे, जयमल और पत्ता व कला राठौड़ शहीद हुए थे। जयमल पत्ता व कला राठौड़, वह नहीं है यहाँ पर, वह है यानी जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ चित्तौड़ के किस साके में शहीद हुए थे, उत्तर हो जाएगा तृतीय साके में शहीद हुए थे। आगे हैं 21 फरवरी 1568 को दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था। यानी मुगलों का अधिकार दुर्ग पर कब हुआ था, 21 फरवरी 1568 को हो गया था। अब इस दुर्ग में जो पोल हैं जैसे भैरव पोल व हनुमान पोल, दरवाज़ों के नाम हैं भैरव पोल और हनुमान पोल, इनके बीच में जयमल और कल्ला की छतरियाँ बनी हुई हैं। तो यानी इन दोनों की छतरियाँ कहाँ पर बनी हुई हैं, चित्तौड़ दुर्ग के जो दो दरवाजे हैं, एक तो भैरव पोल और एक हनुमान पोल, इनके जो बीच का जगह है, बीच की जगह वहाँ पर इनकी छतरियाँ बनी हुई हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयमल और कला की छतरियाँ कहाँ पर बनी हुई हैं, भैरव पोल और हनुमान पोल दो द्वारों के बीच में। ये दरवाजे किस किले के हैं, किस दुर्ग के हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दो द्वार भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में किन की छतरियाँ बनी हुई हैं, तो उत्तर कल्ला और जयमल की छतरियाँ बनी हुई हैं। आगे हैं महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार यानी इसका पुनरुद्धार करवाया था, इसकी मरम्मत करवाई थी। इस किले में 7 प्रवेश द्वार हैं। प्रवेश द्वार कितने, 7 प्रवेश द्वार हैं। तो पहला द्वार है उसका नाम पाडन पोल है। इस द्वार के पास रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। किसका स्मारक बना हुआ है, रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रावत बाघ सिंह का स्मारक चित्तौड़गढ़ के कौन से द्वार पर बना हुआ है, प्रथम द्वार पर बना हुआ है। प्रथम द्वार का नाम क्या है, पाडन पोल है। और इसका जो अंतिम द्वार है, अंतिम प्रवेश द्वार है, उसका नाम रामपोल है। रामपोल के पास फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। यानी जो अंतिम प्रवेश द्वार है जिसका नाम रामपोल है, वहाँ पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। आगे अन्य जो इसके स्थल हैं, अन्य स्थलों में देखो विजय स्तंभ है, कुंभ श्याम मंदिर है, मीराबाई मंदिर, संत रैदास की छतरी, जैन कीर्ति स्तंभ, गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, बनवीर द्वारा निर्मित श्रृंगार चौरी। आगे श्रृंगारी नहीं है, श्रृंगार चौरी है। श्रृंगार इस प्रकार से श्रृंगार चौरी, यहाँ पर श्रृंगार चौरी लिखा हुआ है। आगे भीमरथ कुंड है, चित्रांग मोरी तालाब, चित्रांग मोरी तालाब, 9 गजा पीर की कब्र है, बनवीर की दीवार है, बनवीर की दीवार, कुंभा महल, कालिका माता का मंदिर, कुबड़ेश्वर महादेव मंदिर, आदि वराह मंदिर, तोपखाना और बामाशाह की हवेली इसमें बनी हुई हैं। यानी इस दुर्ग में और क्या क्या बना हुआ है, एक बार दोबारा देखिए। यानी विजय स्तंभ बना हुआ है, कुंभ श्याम मंदिर,
मीराबाई मंदिर, संत रविदास की छतरी, जैन कीर्ति स्तंभ, गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, बनवीर द्वारा निर्मित श्रृंगार चंवरी, भीमलत कुंड, चित्रांग मोरी तालाब, 9 गजा पीर की कब्रें, बनवीर की दीवार, कुंभा महल, कालिका माता मंदिर, कुबड़ेश्वर महादेव मंदिर, आदि वराय मंदिर, तोपखाना और भामाशाह की हवेली आदि इस दुर्ग में बने हुए हैं। आगे हैं विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था। यानी विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किस उपलक्ष्य में करवाया था, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया था। उत्तर है मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। विजय स्तंभ में 9 मंजिलें, 9 विधियों की प्रतीक दुर्ग का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यानी विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 9 नदियों का प्रतीक है और इस दुर्ग का आकर्षण का केंद्र पद्मिनी महल, इसके दक्षिण में गोरा बादल महल बना हुआ है। आगे है 7 मंजिल आगे इसमें 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ श्रावक जीजाग द्वारा निर्मित है। जैन कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया है, श्रावक जीजाग द्वारा बनाया गया है। और इसमें है फतेह प्रकाश महल को संग्रहालय म्यूजियम बना दिया गया है। जो फतेह प्रकाश महल था आजकल उसको एक संग्रहालय में यानी म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया है। अकबर ने जयमल और फतेह की हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा के किले के प्रवेश द्वार के बाहर लगवाई थी। यानी अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर किसकी मूर्ति लगवाई थी, जयमल और फतेह की मूर्तियां लगाई थी। ये दोनों वीर कहाँ पर शहीद हैं, इन किस पर सवार हैं, हाथी पर सवार। तो ये बिंदु महत्वपूर्ण है। यानी अकबर ने जयमल एवं फतेह की हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा के किले के प्रवेश द्वार के बाहर लगवाई थी। तो इसमें 3-4 प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं, तो आप इस लाइन को अच्छी तरह से याद रखें। आगे देखो, विजय स्तंभ है, उसकी ऊंचाई है, यानी विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है। निर्माण काल, विजय स्तंभ कब बना था, यानी 1540 से 1548 ईस्वी में बना था। जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर आदि उपनामों से जाना जाता है। यानी विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है और हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है। आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। यह जो विजय स्तंभ है यह मूलतः किसको समर्पित है, यानी यह मूलतः किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। आगे यानी यह विष्णु स्तंभ है, मूलतः ये क्या है, विष्णु स्तंभ है। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम के टर्जन की उपमा दी थी। यानी विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम के टर्जन की उपमा दी थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने किसकी उपमा दी थी। उत्तर रोम के टर्जन की उपमा दी थी। रोम के टर्जन की उपमा जेम्स टोड ने किसको दी थी, विजय स्तंभ को दी थी। या विजय स्तंभ को रोम के टर्जन की उपमा किसने दी थी, उत्तर कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। तो इसमें भी 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आगे देखें, विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, यानी विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। विजय स्तंभ का वास्तुकार था
जेता और उनके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा थे। इन विजय स्तंभ के वास्तुकार थे जेता खुद था और उसके दो पुत्र थे नापा, पोमा और पुंजा ये थे। आगे हैं कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ के लेखक कवि अत्रि और महेश थे। जैन कीर्ति स्तंभ के लेखक कौन थे? कवि अत्रि और महेश। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका निर्माण 13वीं सदी में जैन संप्रदाय के श्रावक जिजाक ने करवाया था। यह मूलतः एक मान स्तंभ है। यह जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। यानी किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। कौन? जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। आगे एक बार इसके बारे में और देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं। यानी श्रेणी है चित्तौड़गढ़ की श्रेणी गिरिदुर्ग श्रेणी में आते हैं। जिला चित्तौड़गढ़ है। निर्माणकर्ता चित्रांग या चित्रांगद मौर्य। उपनाम राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, शौर्य की क्रीडास्थली, त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ व चित्रकूट दुर्ग है। किंवदंती गढ़ तो गढ़, चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया अवस्थिति गंभीर और बेड़स नदियों के संगम पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर बना हुआ है। ऊंचाई 1850 फीट है। आकृति व्हेल मछली के समान है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। 2013 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने के रास्ते पर है। महाराणा कुंभा ने इसका विस्तार और परिवर्तन किया था। घुइल वंशी बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य से 1734 ईस्वी में दुर्ग को जीता था। इस दुर्ग को 1615 ईस्वी में जहांगीर ने अमर सिंह को लौटाया था। इसमें प्रमुख शाखा हुए थे। पहला शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। उसमें रानी पद्मिनी ने जोर किया था। गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। गोमुख कुंड के पास पद्मिनी का जोर स्थल है। खिलजी ने दुर्ग को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा। दुर्ग का नाम परिवर्तन करके खिजराबाद रखा गया। दुर्ग को मालदेव सोनग्रा को सौंपा। पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। यह राज्य का दूसरा शाखा था। प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग का 1301 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़ का दूसरा शाखा है 1534 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ था। उसमें बहादुर शाह का नेतृत्व रूमी खान ने किया था और इस शाखे में हाड़ी रानी कर्मवच ने जोर किया था। हाड़ी रानी कर्मवच ने हुमायूं को राखी भेजी थी। चित्तौड़ का तीसरा शाखा है 1567 ईस्वी में राणा उदय सिंह और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। अकबर ने दुर्ग की रक्षा का भार आसफ खां को सौंपा था। जयमल पत्ता व कल्ला राठौड़ शहीद हुए थे। 21 फरवरी 1568 को दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था। भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच कल्ला व जयमल की छतरियाँ बनी हुई हैं। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं। प्रथम प्रवेश द्वार का नाम पाडन पोल है तथा द्वार के पास रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। अंतिम प्रवेश द्वार का नाम रामपोल है। इसके पास पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। आगे हैं यानी यहाँ पर इसके पास आगे अन्य स्थल हैं विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, संत रैदास की छतरी, जैन कीर्ति स्तंभ, गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, बनवीर द्वारा निर्मित श्रृंगार चौरी, भीमलत कुंड, चित्रांग मोरी तालाब, 9 गजा पीर की कब्रें, बनवीर की दीवार, कुंभा महल, कालिका माता मंदिर, कुबड़ेश्वर महादेव मंदिर, आदिवराय मंदिर, तोपखाना और बामाशाह की हवेली। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। ये 9 मंजिलें नवविधियों की प्रतीक, दुर्गा का प्रमुख आकर्षण। पद्मिनी महल इसके दक्षिण में गोरा बादल महल बना हुआ है। 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ श्रावक जिजाक द्वारा निर्मित है। फतेह प्रकाश महल को संग्रहालय म्यूजियम बना दिया गया है।
अकबर ने जयमल एवं पत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा के किले के प्रवेश द्वार के बाहर लगवाई थी। विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है। निर्माण काल कब हुआ था, कब बना था? 1440 से 1448 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है। मूलतः यह विष्णु स्तंभ है। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टॉड ने रोम के टॉर्जन की उपमा दी थी। विजय स्तंभ को वास्तुकार चेतना तथा उनके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा थे। जैन कीर्ति स्तंभ के लेखक कवि अत्रि और महेश थे। इसका निर्माण 13वीं सदी में जैन संप्रदाय के श्रावक जिजाक ने करवाया था। यह मूलतः एक मान स्तंभ है। यह जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। आज के लिए बस इतना ही। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आगे हम दूसरी वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्रिय मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमी रही, या आप इसके बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं, आप अपना सुझाव हमें अवश्य दें। हम आपके सुझाव को स्वीकार करते हैं। जो भी हमारी कोई कमी होगी, आप वो कमी बताओगे, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप ये काम अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।